Hello students, welcome back to my channel. This is Neha Sharma and you are watching The Scholar Babe. आज हम पढ़ने वाले हैं 4 thinkers of political processes, उनकी समरी और उनके मेजर जो कॉन्सेप्ट्स है जो यूजीसी नेट एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम कवर करेंगे सुदीप्ता कविराज, सीपी भांबरी, अतुल कोहली एंड योगेंद्र यादव। तो सबसे पहले बात करते हैं सुदीप्ता कविराज की। सुदीप्ता कविराज जो है वो एक इंडियन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और हिस्टोरियन है जिनका जन्म 1945 में होता है और ये जो है वो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, इंडियन पॉलिटिक्स और इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। वो फाउंडिंग मेंबर है ऑफ सबाल्टर्न स्टडीज कलेक्टिव और इन्होंने ये जो सबाल्टर्न स्टडीज कलेक्टिव है ये करता क्या है, ये जो इंडियन हिस्ट्री है इसको वापस से जाकर देखते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, ठीक है। और करंटली वो जो है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं और ये जो हैं वो स्टेट फॉर्मेशन, सिविल सोसाइटी, मॉडर्निटी, पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसी पर बात करते हैं। इनके मेजर जो वर्क्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसको इसी क्रोनोलॉजी से आपने याद रखना है। अब हम इनके जो है वो मेजर कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं पैसिव रेवोल्यूशन की। तो जो पैसिव रेवोल्यूशन का आइडिया था वो एंटोनियो ग्राम्स्की से लेते हैं जो कि एक इटालियन मार्क्सिस्ट थे। वो कहते हैं कि भारत को आज़ादी तो मिल गई लेकिन जो असली पावर थी, जो रियल पावर थी वो एलिट्स के साथ ही थी। उसमें आते हैं लैंडलॉर्ड्स, टॉप ऑफिशियल्स और हालांकि हमारा देश जो है वो डेमोक्रेसी बन भी गया लेकिन जो पावर थी वो किसके पास रही? एलिट्स के पास रही। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं सुदीप्ता कविराज, ठीक है। और वो कहते हैं कि ऐसे देखने में तो लगा कि ब्रिटिश रूल से जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ हम चले गए लेकिन असल में इसने जो है वो गरीबों की कोई इतनी मदद नहीं करी और कोई इतने बड़े रिफॉर्म्स जो हैं वो इंडिया में नहीं लाए गए, ठीक है। देन इसको वो पैसिव रेवोल्यूशन कहते हैं क्योंकि ये जो है वो एक टॉप डाउन चेंज था, इसमें कोई मास इन्वॉल्वमेंट नहीं थी लोगों की। फिर वो क्लास अलायंस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो तुम्हारी इंडियन पॉलिटिक्स है वो रन करी जाती है बाय अ टीम ऑफ अ वेरी पावरफुल ग्रुप्स। उसमें आते हैं कैपिटलिस्ट, बुर्जुआस क्लास आती है आपकी, लैंडलॉर्ड्स जो कि रूरल एलिट्स हैं और टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो कि ब्यूरोक्रेसी हैं। ये तीनों आपस में मिलकर जो हैं वो काम करते हैं, अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं और यही जो है वो असली डिसीजन मेकर्स हैं। जो पुअर पीपल है वो डिसीजन मेकर्स नहीं है, हालांकि वो इलेक्शंस में वोट करते हैं पर पावर उनके पास नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे सिविल सोसाइटी इन इंडिया। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि जो सिविल सोसाइटी है उसका यूरोप में क्या मतलब है। वहां पे एनजीओज, मीडिया एसोसिएशंस, इन सब चीजों को मिलाकर के आप सिविल सोसाइटी कह देंगे, ठीक है। वो कहते हैं इंडिया की सिविल सोसाइटी अलग है अपने यहाँ के कॉलोनियल पास्ट की वजह से, कास्ट सिस्टम की वजह से और जो इनइक्वालिटीज फैली हुई हैं उसकी वजह से। तो हम जो है वो वेस्ट का सिविल सोसाइटी का आइडिया एकदम ब्लाइंडली इंडिया में नहीं लगा सकते, इसलिए हमें जो क्या करना है अपने इंडिया के स्पेसिफिक यहाँ की कंडीशंस को देखकर खुद कुछ फ्रेमवर्क्स जो है वो डेवलप करने हैं, ठीक है। इंडियन स्टेट को वो बुर्जुआ स्टेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अनुसार भारत में जो स्टेट है वो कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे लॉ ऐसे बनाए जाते हैं जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग ऐसी होती है जो कि रिच इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में हेल्प करती है और जो लीडर्स हैं वो ऑफन आते हैं एलीट बैकग्राउंड से। तो इसलिए स्टेट न्यूट्रल नहीं है, ये रिच क्लास की तरफ जो है वो टिल्टेड है। ऐसा कौन कहते हैं? सुदीप्ता कविराज, ठीक है। रिविजनिस्ट थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी का जो है वो कॉन्सेप्ट देते हैं। वो कहते हैं कि जो मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट है, लाइक प्रोग्रेस हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, साइंस हो गया, ये यूरोप से आया है और फिर बाकी जगह पर फैला है। लेकिन हर कंट्री का मॉडर्निटी की तरफ जाने का अपना एक खुद का पाथ हो सकता है, ठीक है। वो कहते हैं कि मॉडर्निटी जो है वो इंडिया में कोलोनियलिज्म, कास्ट, रिलीजन, लोकल ट्रेडिशन, इन सब चीजों से शेप होती है। इसीलिए हमें दोबारा ये जो है वो कॉन्सेप्ट रीथिंक और रिवाइज करना चाहिए कि मॉडर्न का मतलब इंडिया के लिए क्या है, क्योंकि हर कंट्री में मॉडर्न का डिफरेंट मतलब हो सकता है। इनका मैंने एक कॉन्सेप्ट्स का टेबल आपको दे दिया है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जब ये वीडियो आप पूरी देख लेंगे तो रिवीजन के लिए आप सिर्फ इस टेबल को जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सीपी भांबरी का।
सीपी भामरी जो थे वो एक इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, एक मार्क्सिस्ट स्कॉलर हैं और क्रिटिकल और क्लास बेस्ड एनालिसिस करते हैं ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स की। उन्होंने सर्व करा है एज प्रोफेसर एंड चेयरपर्सन ऑफ सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU न्यू दिल्ली। और भामरी जो हैं वो स्ट्रांगली अपोज करते हैं डोमिनेंट लिबरल और इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस और प्रमोट करते हैं किसको, मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन स्टेट एंड सोसाइटी को। वो कहते हैं कि जो भारतीय राजनीति है वो क्लास स्ट्रगल से शेप होती है, ना कि जस्ट कास्ट और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से। ठीक है, भामरी जो है वो रिजेक्ट करते हैं ये आइडिया कि इंडियन डेमोक्रेसी बीइंग फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव हाईलाइटिंग द डोमिनेंस ऑफ कैपिटलिस्ट एंड एलीट इंटरेस्ट। ये भी सुदीप्त कविराज की तरह कहते हैं कि भारत में जो है वो कैपिटलिस्ट और एलीट इंटरेस्ट को जो है वो ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ठीक है, मेजर वर्क्स इनके जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी क्रोनोलॉजी से आपने याद रखना है जैसे कि यहाँ पे आपको दिए गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके मेजर कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स वो कहते हैं। ठीक है, मार्क्सिस्ट नजरिए से वो इंडियन पॉलिटिक्स को देखते हैं और कहते हैं कि क्लास जो एनालिसिस करना है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। स्टेट को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन देखते हैं। सुदीप्ता कविराज की तरफ वो भी कहते हैं कि जो स्टेट है वो न्यूट्रल नहीं है और ये क्या करते हैं, रूलिंग इंटरेस्ट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और उसके इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं। एलिट्स इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। ये क्रिटिक करते हैं लिबरल और एलीट थ्योरीज की। वो जो है वो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं थिंकर्स को लाइक रजनी कोठारी, जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को कंसेंसस और पार्टी सिस्टम के बेसिस पे एक्सप्लेन करा है। वो कहते हैं कि ऐसी थ्योरीज जो हैं वो यूजुअली पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लास एक्सप्लॉयटेशन, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देती है। उन्होंने कहा कि मटीरियलिस्टिक एक्सप्लेनेशंस होनी चाहिए, ना कि जस्ट कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशंस वाली। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में सवाल आ जाता है कि इनमें से कौन सा थिंकर जो है वो रजनी कोठारी को क्रिटिक करता है, तो आप सीपी भामरी करके आएंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ पावर वर्सेस पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसी। वो कहते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो पावर सेंट्रिक हो चुकी है। यहाँ पर पार्टी सिर्फ इलेक्शन जीतने पर फोकस करती हैं, ना कि अच्छी पॉलिसीज बनाने पर। और वो इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि कैसे आइडियोलॉजी और पब्लिक वेलफेयर को इग्नोर किया जाता है सिर्फ पावर के लिए। इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस इन इंडिया की बात वो करते हैं। वो कहते हैं कि भारत में जो आपकी पार्लियामेंट है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं और एक एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस जो है वो PM, ब्यूरोक्रेसी, इन सब चीज़ों की हम देख सकते हैं। तो जो ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज हैं वो भारत में राइज हो रही हैं। ये कौन कहता है? सीपी भामरी कहते हैं। नीड फॉर आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, वो कहते हैं कि आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए, स्पेशली लेफ्ट ओरिएंटेड और प्रो पीपल पॉलिटिक्स। वो मास मोबिलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, ना कि एलीट मैनिपुलेशन को। तो इनका भी एक टेबल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप यहाँ से जाकर जो है वो समरी नोट्स देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड थिंकर अतुल कोहली की, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। इंडियन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और स्टेट पावर डेवलपमेंट डेमोक्रेसी में, स्पेशली इन ग्लोबल साउथ में इनका बहुत ज़्यादा काम है। प्रोफेसर हैं एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस एंड IR इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं वो पढ़ाते हैं। ये कंपैरेटिव पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं और स्टेट का जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ क्या रिश्ता होता है, इस चीज़ पे इन्होंने काफ़ी रिसर्च करी है और स्पेशली इन पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज लाइक इंडिया। इनके जो मेजर वर्क्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी क्रोनोलॉजी से आपने इनको याद रखना है। वो जो है वो स्टेट्स के 3 टाइप बताते हैं अपनी स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट किताब में। उन्होंने कहा कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स जो हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइड होती हैं। ये आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि किसने पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, और इसमें जो नियो पैट्रिमोनियल जो ये इनकी सेकंड टाइप है स्टेट की, वो प्रीवियस ईयर के PYQ में आपको जो देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले वो कहते हैं कोहेसिव कैपिटलिस्ट एक स्टेट होती है। इसमें स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है जो कि बिजनेस के साथ काम करती है मिलकर नेशनल ग्रोथ के लिए, जस्ट लाइक इन साउथ कोरिया। ठीक है, देन होती है न्यू पैट्रिमोनियल, जहाँ पे करप्ट लीडर्स होते हैं जो कि पावर को यूज करते हैं फॉर पर्सनल गेन, जैसे कि नाइजीरिया में। फिर वो कहते हैं फ्रेगमेंटेड मल्टी क्लास, ये क्या है? ट्राइज टू प्लीज एवरीबडी, एलिट्स भी पुअर भी, सो पॉलिसीज आर ऑफन वीक लाइक इंडिया। अब ये क्या कहना चाहते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में?
इंडिया एज अ फ्रेगमेंटेड मल्टी क्लास स्टेट। इसमें वो कहते हैं कि भारत में जो स्टेट है वो रिच और पुअर दोनों को सर्व करने की कोशिश करती है, जिससे कंफ्यूजन होता है, कॉम्प्रोमाइजेस राइज होते हैं, डेवलपमेंट होती तो है पर इवन नहीं होती, इवनली लाइक कहीं ज़्यादा होती है कहीं कम होती है, और इफेक्टिव भी नहीं होती। नियो लिबरलिज्म का ये क्रिटिक करते हैं। ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक ये जो है कोहलीज अगेंस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का रोल रिड्यूस कर दें, ऐसी पॉलिसीज का वो खंडन करते हैं, लाइक प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। इसमें वो कहते हैं कि जो मार्केट बेस्ड रिफॉर्म्स हैं वो रिच को हेल्प करते हैं और स्टेट को जो है वो वीक करते हैं, जिससे स्टेट जो है वो गरीबों की मदद नहीं कर पाती है। इसलिए वो न्यू लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या अतुल कोहली न्यू लिबरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, और आप कंफ्यूज भी होके आ जाएंगे क्योंकि आप सोचेंगे कि डेमोक्रेसी पे उनका इतना काम है, हो सकता है कि न्यू लिबरलिज्म को सपोर्ट ही करते हो, तो ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग स्टेट इज इक्वल टू बेटर डेवलपमेंट। उनका कोर मैसेज यही था कि अगर एक कंट्री सक्सेसफुल होना चाहती है, डेवलपमेंट करना चाहती है, तो वहां पे स्टेट का स्ट्रॉन्ग, कमिटेड और पीपल ओरिएंटेड होना बेहद जरूरी है। अब हम अपने लास्ट थिंकर की ओर बढ़ते हैं, योगेंद्र यादव। ये जो है वो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं और बेहद इन्फ्लुएंशियल भी हैं। इन्होंने इलेक्शंस पे, डेमोक्रेसी पे, कास्ट पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है। ये जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज है, CSDS, उसमें इन्होंने काम करा है और लोक नीति नेटवर्क को फाउंड करा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ जाएगा। लोक नीति नेटवर्क को इन्होंने जो है वो फाउंड करा है, जिसने डेटा बेस्ड पॉलिटिकल स्टडीज कंडक्ट करी हैं इन इंडिया। ठीक है, ये जो है वो सेफोलॉजिस्ट हैं। सेफोलॉजिस्ट क्या होता है? जो इलेक्शंस पे जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, इसका आगे मैंने मीनिंग आपको डिफाइन किया है नेक्स्ट स्लाइड में। आपने ये याद रखना है, आपको पूछ लिया जाएगा कि इनमें से सेफोलॉजिस्ट कौन है, तो आपने बता देना है कि कौन है, योगेंद्र यादव। ठीक है, आम आदमी पार्टी के लिए भी इन्होंने काफ़ी जो है वो काम किया है। ही कॉइंड द आइडियाज लाइक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कास्ट, हाईलाइटिंग हाउ बैकवर्ड कास्ट गेन्ड वॉइस थ्रू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को ये तारीफ करते हैं उसकी। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी की वजह से जो आपकी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है उनको एक आवाज़ मिल गई है ताकि वो अपने राइट्स की बात कर सकें। वो फोकस करते हैं कि कास्ट और डेमोक्रेसी भारत में किस प्रकार से इंटरैक्ट करती है और दिखाते हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को किस प्रकार से एम्पावरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इनकी जो किताबें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दे दी है। उनमें क्या क्या, किस किस किताब में क्या क्या बात कही गई है वो भी आपको दे दी है। आपने बस मेन पॉइंट्स इसके याद रखने हैं। जो लोक नीति नेटवर्क है, CSDS में इन्होंने काम करा है, आम आदमी पार्टी के साथ भी जुड़े हैं, एंड सेफोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, सेफोलॉजी क्या होती है? सेफोलॉजी होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस, द स्टडी ऑफ इलेक्शंस एंड वोटिंग बिहेवियर। योगेंद्र यादव ने इसको ज्यादा डेटा ड्रिवन बनाया, सर्वेस करके, इंटरव्यूज करके एंड फील्ड रिसर्च करके। लोकनीति नेटवर्क को आपने याद रखना है। ही लेड नेशनल इलेक्शन स्टडीज विद CSDS लोकनीति, जिसने डीप इंसाइट्स दिए हमको इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कास्ट की ये बात करते हैं। ये कहते हैं कि कास्ट पहले एंटी मॉडर्न एंड एंटी डेमोक्रेटिक थी, है ना। वो इस चीज को चैलेंज करते हैं बाय शोइंग कि लोअर कास्ट ने क्या करा है, डेमोक्रेसी को यूज करा है, स्पेशली वोटिंग को, टू असर्ट पावर। इसको वो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कास्ट कहते हैं, जहां पे दलित, ओबीसीज, आदिवासीज मोबिलाइज करते हैं थ्रू डेमोक्रेटिक मींस टू गेन रिप्रेजेंटेशन एंड डिग्निटी। यानी कि पावर हासिल करने के लिए, डिग्निटी के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए किस प्रकार से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस का यूज करती हैं, इसको डिफाइन करते हैं योगेंद्र यादव। फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन टू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, वो कहते हैं कि वोटिंग ही जस्ट इनफ नहीं है, ट्रू डेमोक्रेसी को एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन चाहिए होती है। ठीक है, मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट, पब्लिक डिबेट्स, ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजिंग, ये इन सब चीजों को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि जो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजिंग होती है वो पार्ट होती है डेमोक्रेसी का। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, जहां पे लोग बात करते हैं, डिबेट करते हैं और जो डिसीजंस हैं उनको साथ में बैठकर शेप करते हैं। अब हम देखेंगे उनका रोल ऑफ मिडिल क्लास इन पॉलिटिक्स। उन्होंने एनालाइज करा कि मिडिल क्लास किस प्रकार से डेमोक्रेसी को शेप करती है। कई बार रिफॉर्म को ये सपोर्ट करते हैं और कई बार चेंज को ये रेजिस्ट करते हैं। स्टेट सोसाइटी रिलेशनशिप को उन्होंने देखा। उन्होंने आर्ग्यू करा कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो शेप होती है
इस चीज़ से कि स्टेट कैसे इंटरेक्ट करती है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के साथ। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ट्रू डेमोक्रेसी चाहिए तो तुमको इंस्टीट्यूशंस के बियॉन्ड जाकर इंक्लूड करना पड़ेगा मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को, जिसमें फार्मर्स, वर्कर्स, दलित्स एंड विमेन आती हैं। योगेंद्र यादव ने जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इस चीज़ में। ये इनकी समरी टाइप ही है कि हाउ रियल डेमोक्रेसी फंक्शंस इन इंडिया यूजिंग caste, class movements, elections and ethics, not just on paper but on ground। इनके जो मेजर आइडियाज़ हैं वो मैंने आपको इस टेबल में दे दिए हैं, आप इसको जो है वो जाकर रिवाइज कर सकते हैं। इन्होंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कंट्रीब्यूशन दिया है बहुत बार, जिससे स्कूल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। थैंक यू। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आफ्टर 50 लाइक्स ऑन दिस वीडियो आई विल अपलोड द पीडीएफ ऑन माई टेलीग्राम चैनल, तो उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। बाकी ऐसी ही क्रिस्प और समरी ओरिएंटेड वीडियोज़ के लिए, फैक्ट बेस्ड वीडियोज़ के लिए, जो कि आपके एग्जाम पीओवी से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरे चैनल को देख सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you so much.